तू दया दृष्टि कर दे वर दे हे शार। अजय बिश्नोई पूर्व मंत्री वर्तमान में पाटन विधायक हैं और 35 वर्षों से जन सेवा कर रहे हैं। शहर की अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वे प्रदेश में चल रही बहुत सारी शासकीय परियोजनाओं के जनक हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने बीच पाकर। मैडम पाठक, मैडम जिला वाजपेयी, मैडम संजय जो कि संचालन कर रही हैं, भाई राजेश पांडे जी जो उसको यहाँ पकड़ के ले आए हैं, और भाई फरोहा जी जिनके माध्यम से मैं पढ़ाई में आया हूँ। यहाँ उपस्थित सभी राज्य से आए हुए मैं कह सकता हूँ शिक्षक बंधु और भाई, आप सब शिक्षक किस गलत में मुझको आप सबके बीच को बुला दिया मैं नहीं जानता, समय उस चीज को सिद्ध करेगा। जब कल पढ़े की बुला रहे थे तो बताते हुए उन्होंने बताया कि उनकी डबल पीएचडी है। मैंने उनसे कहा यार तुम डरा रहे हो, मेरी तो सिंगल भी नहीं है। फिर जब यहाँ वो पढ़ने लगे तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में बता दिया कि मेरा 35 साल का, 30 साल का, कितना बता दिया, 35 साल का अनुभव। थोड़ा सा वहां से सुधार कर देता हूँ। मेरे पास जीवन का 50 साल का अनुभव। बात सफेद हो गए, उससे कुछ संभाल कर रहे हैं। चलो गणित का सवाल थोड़ा सा बता देता हूँ। 1975 इमरजेंसी लगी थी, 75 से अभी तक लगाएंगे तो 48 साल। और पहले दिन अरेस्ट हुए तो साल 2 साल का इतिहास रहा होगा, तब तो पहले दिन अरेस्ट हुए। तो ये 50 साल का कड़ा गणित अपने पास में है। पढ़ने का काम और अनुभव करने का मौका ज्यादा मिला। कॉलेज की पढ़ाई की फाइनल परीक्षाएं भी मैंने भागते दौड़ पे कुछ जेल से थी, कुछ बाहर से थी, तो वो एक अलग अनुभव का पढ़ना पड़ा। पर आप सबको थोड़ी लंबी बातें सुना के मैं बोल नहीं करने वाला, मैं विषय पर बातचीत करना चाहता। जब तक मेरे को कहा गया और किताब पत्र सौंपा गया जिसमें लिखा हुआ था कि अन्वेषिका का हमको प्रवचन करने वाले हैं, शोध पत्रिका है, तो मेरे को लगा था शायद बहुत कोई गंभीर विषयों की शोध की चर्चाएं करने के लिए यहाँ मुझको बुलाया है, अपन उसकी मानसिकता के साथ आए थे। पर जैसी पत्रिका हाथ में आई और मैंने पढ़ा के देखा तो उसमें ये बात समझ में आई कि इसमें सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों से संबंधित जितने विषय हैं उन पर विभिन्न तरीके के शोध किए गए हैं। और उसके बाद जब पांडे जी ने उसका विस्तृत वर्णन किया तो भी समझ में आ गई बात कि जो व्यवहारिक अध्ययन जरूरी है, और खासतौर से कोविड या कोविड के अलावा जिस तरीके से प्रायोगिक परीक्षाओं की अपन बातचीत कर रहे थे, उन सबका जो फर्क प्रॉब्लम में आता है तो उसके कारण अध्ययन उसका जरूरी है। और उस अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्ष निश्चित रूप से हमारे शैक्षणिक स्तर को सुधार सकते हैं, उसको थोड़ा सरस बना सकते हैं। सरल और सरस दोनों होना जरूरी है, तभी बच्चा उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण का जब बच्चा करता है तभी वो आगे बढ़ता है। अब बच्चे को सिखाने की जवाबदारी आपकी यानी शिक्षक की है। तो शिक्षक के बारे में मैं तरह जरूर कहना चाहता हूँ, शिक्षक वो है, अच्छा शिक्षक, सच्चा शिक्षक वो है जिसके अंदर का छात्र भाव कभी ना हो। क्योंकि शिक्षक को हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, छात्र बने रहना पड़ेगा। और शिक्षक वो है जो तादाद में बिठाए अपने शिक्षक विद्यार्थियों के साथ, वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षक का काम ये नहीं है कि ज्ञान बच्चों के दिमाग में ठूस दे, उसका काम है कि इसको भविष्य की चुनौतियों के लिए इस बच्चे को तैयार करना। तो उसको आप जिस तरीके से टैकल करेंगे और लेंगे
वही आपको सफलता दिलाएगा और वही आपको प्रसिद्धि दिलाएगा और वही आपको बच्चों से प्रेम और बच्चों से आदर भी प्राप्त होगा। तो उसी के कारण प्राप्त होगा। आपसे बहुत दिख जाएंगे और एक परीक्षा पढ़ा के चले आएंगे, उससे वो काम नहीं बनेगा। मैं जो हूं हमेशा छात्र हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज कुछ ना सीखता हूं और मेरे को जीवन के अनुभव ने भी बहुत कुछ सिखाया है। पर 50 साल के अनुभव में जब सिखाने दूसरों को लगता हूं तो मैं शिक्षक हो जाता हूं। तो मैं शिक्षक भी हूँ, छात्र भी हूँ। आप भूमिका में मुझको ले सकते हैं और अपने साथ बैठा हुआ पढ़ सकते हैं। आप सब एमएड करने के लिए आए हैं, 2 साल के लिए पढ़ाने को आए हैं, पढ़ने को आए हैं, इसके बाद जाके पढ़ाना है। पर पढ़ने के ये सीखने के दौरान भी आप पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और पढ़ाने में क्या गतिविधियां आती है वो भी देख रहे हैं। खासतौर से इस समय आपकी जवाबदारियां तो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप उस समय शिक्षा के कारण में उतर रहे हैं या उतर चुके हैं जिस समय शिक्षा का पैटर्न बदल रहा है। शिक्षा नीति नई लागू हो रही है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, परंतु अभी धरातल पर उतरी नहीं है। चुनौतियां बहुत सी हमारी उसके साथ सामने खड़ी हुई है। उस चुनौतियों का हमको सामना कैसे करना है, ये सब आपकी अपनी नैतिक और व्यक्तिगत जवाबदारी बन गई है। क्योंकि हम सोचेंगे कि सिर्फ हमारे को सरकार कोई रास्ता दिखाएगी और उस रास्ते पर हम लीग के साथ में चलेंगे तो हम उसमें सच्चे शिक्षक का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सच्चा शिक्षक तभी बन पाएंगे जब वो चुनौतियों को खुद भी समझेंगे, उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे, उपाय भी ढूंढेंगे और बच्चों के साथ तादाद में बिठा के उनके जब हम 1 to 1 बातचीत करते हैं बच्चों के साथ में, तो हर एक बच्चा एक सा नहीं होता। हर एक बच्चे का स्तर अपना अपना अलग अलग है, उसका सोचने का, उसका समझने का, उसका बातचीत करने का तरीका अलग है। तो अच्छा शिक्षक हर एक बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करेगा, एक सा पढ़ाएगा तो कभी वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं शिक्षकों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ और उसी के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी के लिए यहाँ आए हुए हैं। कुछ बातचीत और करता हूँ कि जीवन में शिक्षक के प्रति जो सम्मान आता है हमारे हृदय में, तो कई बार इतना गहरा उतर जाता है कि वो आज जीवन भर हम नहीं भूलते। और शिक्षक रहे न रहे नगरों के सामने या दुनिया में, उसके बाद भी उसके नाम आते हैं, मन में श्रद्धा के भाव अपने उमड़ आते हैं। मैं अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत 1-2 शिक्षकों के बारे में आज भी जिनको प्रणाम करता हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कुछ साल सागर में रहा, फिर बाद में सागर से आया तो यहीं पीछे जो मॉडल स्कूल है, इस मॉडल स्कूल में भी पढ़ा। तो जब सागर में पढ़ रहा था, मैं गया था तो प्राइमरी में 5वीं क्लास में जो मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे, बड़े गुरुजी हम कहते थे उनको, वो तिवारी जी हुआ करते थे। वो अपने आप में अद्भुत आदमी होते थे। वो अद्भुत इतने थे आप समझ लीजिए, उनके घर में 8 बच्चे थे, बहुत छोटा सा घर था, परंतु उनके सुबह जब ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की रहती थी, घर में तो जगह नहीं थी, बाहर के मोहल्ले की पूरी पट्टी पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठा करते थे वहां पर। और मोहल्ले में जब ट्यूशन पढ़ना पढ़ते थे और किसी बच्चे के बाप ने आके उनसे माँ बाप से पूछ लिया कि फीस कितनी लगेगी, तो डंडा लेके उसको मोहल्ले के बाहर तक खदेड़ के आते थे कि सारे हम लोग गुरुजी को खरीदने आए। पैसा किसी से लेते नहीं थे, पढ़ाते सबको थे, घर में अभाव बहुत था, पर उस सब के बाद भी शिक्षा का दान करना और शिक्षक सिखाना उनका था। कुछ हम जैसे उनके प्रिय शिष्य थे, तो हम जैसे प्रिय शिष्यों को वो क्या करते थे, घर में आए परीक्षा के 2 महीने पहले, बेटा दरी चादर बांधो, तकिया बांधो, सर पे रखो, पैदल चलो, हमारे घर तक चलो। और उनका घर का एक कमरा था बाहर मुश्किल से 8 बाई 10 का, उसमें हम जैसे 8-10 छात्र रात को सो जाए, सुबह 4 बजे उठा दें, बैग पलट कर वाला धीरे धीरे वाला आरती हो जाए, उसके बाद पढ़िए और 8 बजे से स्कूल है तो 6:30 बजे छोड़ेंगे, जाओ दौड़ते हुए घर जाओ, तैयार हो स्कूल में रहो। इस तरीके से 8वीं तक की पढ़ाई हुई वहां पर चली थी। तो गुरु का नाम करने में कभी नहीं छूटा। सागर में कभी गया हूँ, किसी काम से गया हूँ, कितनी अर्जेंसी में हूँ, मैं काम छोड़ के जाता था, उनको प्रणाम करके आता था। आज की तारीख में तो दुनिया में नहीं है। मैंने जब एज मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश में 6वां मेडिकल कॉलेज खोला सागर में, उसके वजह से 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब तो संख्या बहुत बढ़ गई है, शुरुआत हुई थी तो वो सागर से शुरुआत हुई, वो 6वां मेडिकल कॉलेज मेरे दस्तक से खुला और उसका भूमि पूजन करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी वगैरह सब सागर गए हुए थे। मैं सागर के उस मंच को छोड़ के गया, पहले गुरु जी को प्रणाम करके आया और उसके बाद अब दूसरे गुरु जी के बारे में बताता हूँ और उनके बारे में इसलिए बताना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि वो जो सिखाते गए हैं, यदि वो आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से आपके बच्चे प्रथा सीखेंगे और अपने आप उनकी तैयारी होगी। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस घटना को बता के उनकी बातचीत करने के लिए। चटर्जी माता थे, फिजिक्स हम लोगों को पढ़ाया करते थे।
फिजिक्स पढ़ाते थे, पीरियड होता था 50 मिनट का। 50 मिनट के पीरियड को उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा, 5 मिनट, 40 मिनट और अंत में 5 मिनट। पहले 5 मिनट क्या करते थे वो, जो कल पढ़ाया है उस विषय पे 5 बच्चों से 5 सवाल। आप में से भी शायद बहुत से लोग इस चीज को देखा होगा, सीखा होगा या करते होंगे। मैं हमेशा सब्जी शिक्षकों से बात करता हूँ तो इस बात का उल्लेख इसीलिए करता हूँ कि इस बात के कितने मायने हैं वो आपको अभी समझ में आ जाए। 5 मिनट आपने जैसे ही पूछा तो वो बच्चे जितने हैं वो नहीं चाहते कि उनके सहपाठियों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए, इसलिए वो घर से पढ़ के आते थे, तैयारी करके आते थे। फिर 40 मिनट में वो पढ़ाते थे जो उन्हें आज पढ़ाना है, और आखिरी के 5 मिनट में जो कल पढ़ाने वाले हैं उसका ब्रीफ बताते थे। तो हमें आज ब्रीफ बताया गया तो समझदार विद्यार्थी कल घर जाके पढ़ लेता था, और जो आज पढ़ाया उसको भी पढ़ के आता था, कल फिर आता था और परसों उसके बाद फिर उसके 5 सवालों के माध्यम से उसका वो हो जाया करता था। तो इसके कारण हम लोगों की फिजिक्स उस जमाने में जो मजबूती हुई, तो उसके कारण हम लोगों को काम करने के अच्छे अवसर मिले। यदि कोई भी शिक्षक इस तरीके से छात्रों को पढ़ाएगा तो छात्र किसी विषय का हो उसका निश्चित रूप से मजबूती उसको मिलेगी। अब मेरे को तो बाद में जरा शिक्षा का भरा स्कूल के बाद कॉलेज में जरा अलग अलग परिस्थितियों में चला। मैं वेटरनरी कॉलेज से पढ़ा, सेमेस्टर सिस्टम था। रिकॉर्ड मेरा ये था कि हर सेमेस्टर में मेरे को या तो सस्पेंड कर देते थे, रेस्ट्रिकेट कर देते थे, या यहाँ से मऊ ट्रांसफर कर दिया करते थे। हमारे संघर्षों में जीवन बीतता रहा है, और वाइस चांसलर से झगड़ा था तो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करता था, तो उसके कारण भी मेरे पास अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती। तो मैंने एज स्टूडेंट कभी किसी मास्टर से ये नहीं कहा कि मेरे अटेंडेंस कवर अप हो। मैं हमेशा ये कहता था कि मेरे को एक्स्ट्रा क्लास ले लो ताकि मेरी अटेंडेंस कवर हो। दूसरी चीज, वो जमाना था जिस समय शरद यादव नेता थे बिहार के यूनिवर्सिटी के, और हम वहां पर थे। हम भी वाइस चांसलर से लड़ रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में घूम के लड़ रहे थे, और वाइस चांसलर को बढ़ा भी दिया, उसमें भी सफलता मिल गई। हम वहां जबलपुर यूनिवर्सिटी में उस समय चला करता था, देखते हैं कौन नकल बोलता है, और मेरे कॉलेज में हमारे साथ में चला करता था, देखते हैं कौन नकल करता है। मैं करता हूं ना करने दूंगा। उस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी। हर एक मास्टर से मेरा बहुत स्पष्ट कहना रहता था कि मास्टर जितनी मर्जी आए उतने नंबर काट लो, एक भी नंबर कटा था तो मेरे को बहुत नंबर देंगे, सबसे ज्यादा कहता था। तो नंबर जबरदस्ती तो मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत था कि एक रेट मिलता था 70 में, तो हम तो परीक्षा देते समय भी जैसे ही मेरे को समझ में आ जाता था कि हमने 70 नंबर का काम कर लिया, मैं काफी छोड़ उड़ जाता था। अब इससे ज्यादा लिख के क्या फायदा। इस तरीके से बहुत से मजेदारी के बहुत सहज भाव में पढ़े। मेरे पास चूंकि बाहर ज्यादा घूमता था तो मेरे पास रीडिंग मटेरियल नहीं रहता था, तो जैसे मैं पढ़ने जाता था, मैं परीक्षा आती थी तो परीक्षा के लिए मैं हॉस्टल चला जाता था, और हॉस्टल में जाके क्या करता था कि रात में जो ज्यादा पढ़ने वाले 2-4 लोग छात्र थे, एक किसी के पास जाके बैठ जाता था कि भाई बात पता क्या पढ़ना है, जोर से पढ़। हम सिर्फ सुनते थे, और उसके बाद वहां से उठ के जब वो भूल जाए तो दूसरे के पास चले जाते थे। 2-4 घंटे इस तरीके से पढ़ते थे। तो बाद में वेटरनरी कॉलेज से भिलाई टाकी तक सुबह यह चाय पीने के लिए जो थोड़ा कमजोर विद्यार्थी थे उनको लेके चला जाता था कि किसको क्या शंका है मेरे से पूछो, मैं समझ पढ़ने लगता था। ये नियम था मेरा कि कम से कम 5 से 10 मिनट लेके जाऊंगा परीक्षा में, और जहां कभी कहा घंटी बज गई तो घंटी बज गई, जितना लिखा उतने छोड़कर उठ जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करी, बहुत अच्छा हुआ। एक मजेदार किस्सा और बता देता हूँ।